अगर तुम्हें लगता है कि आयरन मैन 2 सिर्फ एक सेटअप मूवी थी, अगर तुम्हें लगता है इसमें स्टेक्स कम थे, तो तुम इस फिल्म को सिर्फ सरफेस लेवल पे देख रहे हो। ये मूवी एलियंस के बारे में नहीं है। ये मूवी किसी बड़े एक्सप्लोजन या यूनिवर्स लेवल थ्रेट के बारे में नहीं है। ये मूवी दो आदमियों के बारे में है। एक आदमी जो धीरे धीरे मर रहा है और एक आदमी जो धीरे धीरे नफरत में जल रहा है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, दोनों अपने फादर्स के डिसीजन का प्राइस चुका रहे। आज हम पूरी फिल्म को इमोशनल एंगल से ब्रेक डाउन करेंगे, सीन बाय सीन, और तुम देखोगे कि ये एमसीयू की सबसे सैड मूवीज में से एक क्यों है। फिल्म स्टार्ट होती है रशिया में। इवान वैंको अपने पिता एंटोन वैंको को मरते हुए देखता है। टीवी पर टोनी स्टार्क का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। दुनिया स्टार्क को हीरो कह रही है। रूम में ऑक्सीजन मशीन की आवाज है, गरीबी है और एंटोन की आंखों में गुस्सा है। एंटोन कभी हावर्ड स्टार्क का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन पूरा क्रेडिट चला गया स्टार्क को। वैंको फैमिली एक्साइल में चली गई और वो बेइज्जती और फ्रस्ट्रेशन में मर गया। इवान के लिए ये सिर्फ एक डेथ नहीं थी, ये उसके फैमिली लेगेसी का एंड था। इसी मोमेंट में इवान डिसाइड करता है वो स्टार्क को मारने नहीं, स्टार्क नाम को तोड़ने वाला है। वो स्क्रैप मटेरियल से आर्क रिएक्टर बनाता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये इनहेरिटेड एंगर का फिजिकल फॉर्म है। 6 महीने बाद टोनी स्टार्क एक्सपो में ग्रैंड एंट्री लेता है। लाइट्स, म्यूजिक, डांसर्स, फायरवर्क्स। टोनी स्टेज पर डिसेंड करता है जैसे कोई रॉक स्टार। वो स्टार्क एक्सपो को एक्सप्लेन करता है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोग्रेस। क्राउड शेयर करती है, सरफेस पे सब परफेक्ट है, लेकिन एक सीक्रेट है, टोनी मर रहा है। आर्क रिएक्टर जो उसके चेस्ट में लगा है वो उसको जिंदा भी रखता है और धीरे धीरे उसके ब्लड में पैलेडियम पॉइजनिंग बढ़ा रहा है। हर दिन टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट उसे सूट सरेंडर करने को कहती है। सेनेट हियरिंग में टोनी कॉन्फिडेंटली बोलता है, माई टेक्नोलॉजी इज ईयर्स अहेड ऑफ एनीवन। ये लाइन एरोगेंस नहीं है, ये कंट्रोल का इल्यूजन है। उसे पता है अगर सूट गया तो उसकी आइडेंटिटी भी चली जाएगी। वहीं पर हम मिलते हैं एक सेल्फ डिक्लेयर्ड राइवल से, जस्टिन हैमर। हैमर के पास पैसा है, रिसोर्स है, लेकिन टोनी जैसा माइंड नहीं है। वो स्टार्क बनना चाहता है, लेकिन स्टार्क होना सिर्फ पैसा नहीं होता, विजन होता है। इसके बाद हम अगले सीन में टोनी और जार्विस का कन्वर्सेशन देख। लैब में टोनी और जार्विस के बीच में कन्वर्सेशन होती है। स्क्रीन पर ब्लड टॉक्सिसिटी नंबर्स दिखते हैं, 19%, 24%, 35%। जार्विस कामली बताता है कि सूट यूज करने से पॉइजनिंग और बढ़ रही है। मतलब सिंपल है, जितना ज्यादा वो हीरो बनेगा उतनी जल्दी वो मरेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, शुड आई स्टे और शुड आई गो। ये रैंडम चॉइस नहीं है, लिरिक्स उसकी मेंटल स्टेट को दिखाता है। क्या वो सूट छोड़ दे या एंड तक पहनता रहे। हीरो बनना उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन वही आइडेंटिटी उसको मौत के और पास ले जा रही है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो मूवी ओपनली एक्सप्लेन नहीं करती, सिर्फ शो करती है। अगले ही सीन में टोनी पेपर को सीईओ बना देता है। पेपर पॉट्स जेन्युइनली खुश होती है। उसे लगता है टोनी फाइनली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वो उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट कर रहा है। शैंपेन ओपन होती है, स्माइल एक्सचेंज होती है, लेकिन रियलिटी ये है, टोनी जानता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वो सक्सेसर चूज कर रहा है, वो इंश्योर कर रहा है कि उसके बाद भी स्टार्क इंडस्ट्री सरवाइव करे। पेपर अपनी प्रमोशन को सेलिब्रेट कर रही है, वही टोनी अपने इनविटेबल डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है। एक ही मूवमेंट में दो अपोजिट इमोशंस। इसलिए ये फिल्म का सबसे ट्रैजिक सीन है। टोनी मोनाको रेस में खुद ड्राइव करता है, रिस्क अननेसेसरी है, लेकिन जब इंसान को लगता है उसका फ्यूचर लिमिटेड है, तब वो हर एक एक्सपीरियंस को मैक्स करना चाहता है। मिड रेस में ही इवान अटैक कर देता है। इलेक्ट्रिक विप्स, आर्क रिएक्टर ग्लो। दुनिया शॉक में देख रही है कि स्टार्क टेक्नोलॉजी की कॉपी हो चुकी है। टोनी सूट के सूट पहनता है और फाइट करता है। वो इवान को हरा देता है, लेकिन इमोशनली वो हार जाता है। उसका बिगेस्ट प्राइड, एक्सक्लूसिविटी, टूट गया। अब वो स्पेशल नहीं रहा। मोनाको के बाद हैमर को अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो जेल में इवान से मिलता है। हैमर सोचता है वो इवान को हायर करता है, पर रियलिटी में इवान हैमर को यूज कर रहा है। हैमर इवान की हेल्प से अपने मिलिट्री ड्रोन प्रोग्राम को इंप्रूव करता है। इवान उसके लिए एडवांस ड्रोन डिजाइन करता है। हैमर को लगता है उसका टेक्नोलॉजी फाइनली स्टार्क लेवल का हो गया है, लेकिन सच्चाई तो ये है, इवान ने सिस्टम में बैकडोर कंट्रोल डाल दिया है। अब इवान सब कुछ रिमोटली कंट्रोल कर सकता है।
और हैमर को समझ भी नहीं आता उसका पूरा आर्मी इवान के हाथ में है। अगले सीन में अपने बर्थडे पे टोनी ड्रंक हो जाता है, सूट पहन के रेकलेस स्टंट्स करता है। ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये टोनी का मेल्टडाउन है। रोडी फाइनली लिमिट क्रॉस होती देखकर वॉर मशीन सूट पहनता है, दोनों के बीच में फाइट होती है। पर ये फाइट ईगो की नहीं है, ये फाइट इंटरवेंशन की है। रोडी सूट ले जाता है, सिंबॉलिकली टोनी अपना कंट्रोल खो चुका है। उसके बाद रोडी गवर्नमेंट के थ्रू हैमर के पास जाता है। हैमर एक्साइटेड होता है, वो वॉर मशीन सूट में हेवी वेपन्स अटैच करता है, मशीन गन्स, मिसाइल्स, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम। हैमर प्राउड फील करता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इवान ने ड्रोन्स ही नहीं वॉर मशीन सिस्टम भी इनडायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज की है। बर्थडे पार्टी के कांड के बाद टोनी हैंगओवर में है। उसे शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी और एजेंट नताशा संभालती है। निक फ्यूरी टोनी को शील्ड के आर्काइव का एक्सेस देता है। वहां टोनी को अपने पिता की ओल्ड रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में हावर्ड बोलता है, यू आर माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन। टोनी रियलाइज करता है कि स्टार्क एक्सपो का ओरिजिनल सिटी मॉडल एक्चुअली एक हिडन एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट है। उसके फादर ने फ्यूचर एलिमेंट डिजाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। टोनी उस ब्लूप्रिंट से नया एलिमेंट क्रिएट करता है, आर्क रिएक्टर रिप्लेस करता है, मतलब पॉइजनिंग स्टॉप हो जाती है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये बाप और बेटे का क्लोजर है। इवान अपने पिता की नफरत में अटका रहा और टोनी अपने पिता के विजन को कंप्लीट करता है। अगले सीन में एक्सपो में हैमर ड्रोन्स को शोकेस करता है। इवान रिमोट कंट्रोल से सबको ओवरराइड करता है। ड्रोन्स ही नहीं, वॉर मशीन भी ब्रीफली इवान के कंट्रोल में आ जाती है। रोडी खुद अपने सूट में ट्रैप हो जाता है। हैमर को तब रियलाइज होता है उसने गलत इंसान को एम्पावर किया था। ड्रोन्स और वॉर मशीन टोनी पे अटैक कर देते हैं और नताशा के मदद से रोडी जैसे तैसे कंट्रोल वापस लेता है। टोनी और रोडी मिलकर फाइट करते हैं। फाइनल मूवमेंट पे इवान खुद हेवी सूट में आता है। वो जीतने नहीं आया, वो केओस क्रिएट करने आया है। जब डिफीट क्लियर होती है, वो ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे डाल देता है। वो भागता नहीं है, उसका काम हो चुका है। उसने प्रूव कर दिया स्टार्क अनटचेबल नहीं है। धमाके से बचने के लिए टोनी और रोडी जैसे तैसे भाग जाते हैं। टोनी पेपर को भी धमाके से बचा लेता है। टोनी अब रेकलेस नहीं रहा, वो रिस्पॉन्सिबल है। अर्लियर बर्थडे सीन में वो लोगों को थ्रेटन करता है, पर अब वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। आयरन मैन 2 सरफेस पे फ्लैशी है, लेकिन अंदर से ये स्टोरी है एक बेटा जो अपने फादर की मिस्टेक को करेक्ट करता है और एक बेटा जो अपने फादर की नफरत को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। हैमर ग्रीड में ब्लाइंड हो जाता है, रोडी लॉयल्टी में स्टैंड लेता है, पेपर लव में होपफुल रहती है, टोनी पैशन से लड़ता है, आइवन ऑब्सेशन से, हीरो सरवाइव करता है और विलन अपने गुस्से में खत्म हो जाता है। ये मूवी सिंपल सुपर हीरो सीक्वल नहीं है, ये लेगेसी, ईगो और फादरहुड का साइकोलॉजिकल वॉर है। और अगर तुम्हें ये डीप डाइव ब्रेकडाउन पसंद आया और तुम देखना चाहते हो कि आगे के सफर में क्या होगा, रोड टू डूम्सडे सीरीज में कैसे ये सब फ्यूचर इवेंट्स को शेप करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो लाइक करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिवाइंड में। बाय।